स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। इस साल देश की आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और इसके तहत साल भर से कई कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और 15 तारीख से पहले भी कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने सभी से कहा है कि घर पर तिरंगा लहराएं। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। तो इधर कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। पार्टी ने तिरंगा यात्रा के तहत अपने नेताओं को 75 किलोमीटर तक पदयात्रा के ऊपर निकलने का निर्देश दिया था। इसकी भी शुरुआत हो गई। दोनों पक्षों का यह दावा है कि तिरंगे का सम्मान सर्वाधिक वे करते आए। दरअसल सबसे बड़ा कांग्रेस और भाजपा के कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि क्या ये अभियान या यात्राएं 2023 और 24 के लिए हैं? जनता से जुड़ाव किस अभियान का ज्यादा है? इनके पीछे का मकसद क्या अपनी योजनाओं का प्रचार है, जो एक तरह से सही है, पर इसके नाम पर जो सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्या जनता उनसे जुड़ पाएगी? चलिए इसका जवाब देने के लिए दोनों पक्षों से बहुत ही समर्थ नेता हमारे साथ में हैं। राजेंद्र तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। नमस्कार तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संतोष पांडे साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय। नमस्कार संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका भी। आप दोनों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसके पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा शुरू करें। आजादी के 75वें वर्ष में सारा देश उत्सव की तैयारी में जुटा है। केंद्र सरकार और भाजपा ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत भाजपा लोगों से अपील कर रही है कि 13 से 15 अगस्त तक सभी अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लहराकर आजादी का जश्न मनाएं। तो वहीं कांग्रेस ने देश भर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है, जिसके तहत 14 अगस्त तक कांग्रेस के सभी विधायक और पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में 75 किलोमीटर की तिरंगा पदयात्रा पर हैं। साथ ही दोनों दल ये जता रहे हैं कि उनका अभियान सच्ची राष्ट्रभक्ति से जुड़ा है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि और सभी लोग इस यात्रा में सक्रियता के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ये हमारा इतिहास बनेगा और हमारा आजादी के इतिहास को हमेशा स्मरण करने की गाथा कहेगा। हर व्यक्ति अपने घर में झंडा फहराए और जो हमारी नई पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें देश के प्रति समर्पण की भावना पैदा हो। वैसे दोनों दल जनता के बीच हैं, सक्रिय हैं और इसकी बड़ी वजह 2023 के विधानसभा चुनाव है। इस चुनावी माहौल का असर पार्टियों के भीतर और बाहर साफ देखा जा सकता है। तिरंगा यात्रा के दौरान कांग्रेसी विधायक अपने क्षेत्र में जनता से मिलकर राज्य सरकार के कामकाज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं तिरंगा अभियान चलाकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र के मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचा रही। दोनों दलों का दावा है कि जनता उनके साथ है। पार्टी के कार्यक्रम है और पार्टी के जो सिद्धांत है, नीतियां हैं और सरकार के कार्यक्रम है, उसे लेके कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में जा रहे हैं। निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। जनसमूह का एक हिस्सा बनने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी अपने आप का एक नौटंकी और एक नाटक के तहत समाहित करने का सफल प्रयास कर रही है। जनसमूह का दबाव है और वो ट्यूबलाइट है, धीरे धीरे बंद बूझ होके आई जाते हैं लाइन पे। जाहिर तौर पर दोनों सियासी दल राष्ट्रभक्ति की अलख जगाने की मुहिम के बहाने सीधे जनता से जुड़ना चाहते हैं। अपनी अपनी सरकारों के कामों को जनता के बीच ले जाना चाहते हैं, जिसमें कुछ भी गलत नहीं। लेकिन आन बान शान से जुड़े राष्ट्रध्वज के नाम पर आरोप प्रत्यारोप की सियासी बहस क्या जनता को दलों से जोड़कर रख पाएगी? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो जैसा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजेंद्र जी हैं, संतोष जी हैं, दोनों से हम चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। राजेंद्र जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों का और सांसद महोदय का बयान सुना। उन्होंने कहा कि बहुत देर से ट्यूबलाइट जली है और दूसरा वो ये भी कहते हैं कि ये जनता के दबाव में करना पड़ रहा है। अब ऐसा है, सांसद महोदय ने कहा है जी, तो मैं हंसी भी आती है मुझको जब इस तरह की टिप्पणी वो लोग करते हैं। मजे की बात यह है कि हम जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, हमारे उदयपुर के सम्मेलन में यह तय हुआ था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हम 75 किलोमीटर की यात्रा करेंगे
और छत्तीसगढ़ में तो विशेष रूप से इसलिए भी उत्साह है क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया जो कांग्रेस की संस्कृति में रचे बसे हैं और जो गांधीवाद के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, श्री भूपेश बघेल, वो इस पदयात्रा पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहे हैं। और जहां तक उन्होंने नारा भी दिया है हमर तिरंगा, और मैं चूंकि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष भी हूं तो उस नाते भी खादी का तिरंगा हर घर तक पहुंचाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस जन उसको लेकर के बड़ी मात्रा में निकल रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कह रहे हैं कि ट्यूबलाइट जली, अरे ट्यूबलाइट तो आपकी जली है श्रीमान जी। आप कह रहे हैं ऐसा, जिन्होंने तिरंगे का विरोध किया था 1947 में 22 जुलाई को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो जो तिरंगा हाथ में लिया हुआ था, जिसकी डीपी आजकल कांग्रेस के उसमें दिखाई देगी आपको, और संविधान सभा ने इस झंडे को एडॉप्ट किया था। यह भी ध्यान रखने की बात है कि ये जो तिरंगा आज दिख रहा है ये 1929 में रावी के तट पर 26 जनवरी को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने फहराया था, और उसी की स्मृति में हम लोग 26 जनवरी अभी तक मनाते आ रहे हैं। बाद में संविधान सभा ने हमारा संविधान तो बना लिया था, मगर वो जो 1929 में निर्णय हुआ था उसी के परिप्रेक्ष्य में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा एक फर्क हुआ कि उस समय तिरंगे झंडे में चरखा था, उसको बाद में जो वेंकैया जी जिन्होंने इसकी पूरी डिजाइन तैयार किया था, उसके बाद में फिर उसमें धम्म चक्र अशोक का चिन्ह डाला गया था। मगर जिस समय यह तिरंगा प्रकाशित हुआ और सार्वजनिक हुआ, उस समय मैं याद दिलाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को कि उस समय ऑर्गेनाइजर में तो बड़ा विरोध किया था। इनके आदि पुरुष गुरु गोलवलकर ने यह कहा था कि यह तो अशुभ है, और उसका जवाब देते हुए सरदार पटेल ने यह कहा था कि यह अशुभ, हमारे यहां तो त्रिदेव की परिकल्पना है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसका प्रतीक है ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरदार पटेल ने उस समय गोलवलकर के जवाब में कहा था। और बाद में जब माफी बकायदा उनसे लिखित में लिया गया आरएसएस के लोगों से कि वो भारत के संविधान को मानेंगे, वो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाएंगे और किसी प्रकार की बैठक नहीं लेंगे, ये लिखित में जब सरदार पटेल को दिया गया, उसके बाद में 1950 में पहली बार उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया, और उसके बाद 52 साल तक उन्होंने फहराया नहीं। यह बड़ी अजीब बात है कि 26 जनवरी 2001 को जब 3 युवक घुस गए और उन्होंने जा करके आरएसएस के मुख्यालय में जब झंडा फहरा दिया तो उनको गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया। और ये बात प्रामाणिक है। नागपुर की अदालत में आज भी वो केस निकाल करके देख लीजिए, 176 केस नंबर था। ठीक है, उसके बाद में आपने जितनी भी बातें की सब सुन रहे हैं संतोष पांडे साहब। संतोष जी, आप इन बातों का भी उत्तर दे सकते हैं, और साथ ही साथ जो इतिहास बताते हुए जिस देर के ऊपर आपने कमेंट या कटाक्ष किया था उस पर वो कह रहे हैं कि कॉपी तो आप कर रहे हैं, देर तो आपकी तरफ से बहुत हुई। इतिहास की छोटी वानगी है, अभी तो बहुत लंबी गाथा है, मगर आप संतोष जी उत्तर दें। जी को सुन लीजिए फिर मेरा जवाब लीजिए। ये तो एक छोटी सी वानगी है, इसकी लंबी श्रृंखला है। जी आदरणीय पुनीत जी, बहुत ही समसामयिक चर्चा है। अच्छे समय में, तिरंगा त्योहार के समय, स्वतंत्रता दिवस के समय जी, और अच्छा विषय लेकर के आप आए हैं जी। और मेरे आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग सभी सनातनी, हमारा राष्ट्र सनातन, हम सब जानते हैं कि हमारा आदिकाल से और सनातन काल में स्वतंत्रता के पूर्व और चाहे त्रेता युग हो, सतयुग हो, पहले, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा हट के बात करूंगा मैं। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले आप देखेंगे तो हमारे राष्ट्र का यदि ध्वज था तो आप देखेंगे कि महाभारत काल में भी हनुमान जी जिस ध्वज को लेकर के बैठे हैं, जिसके सारथी कृष्ण जी थे, वो भगवा ध्वज है। किंतु इसमें कहीं भी बात नहीं
कि स्वतंत्रता के पहले अब हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या हो। तो इसके लिए 1931 में, फिर 42 में, फिर 47 में, और इसमें अनेक प्रकार के संशोधन होते गए। पहले ऊपर में लाल कलर का था, बीच में सफेद था। पहले तो लाल और केवल हरा था, फिर बीच में सफेद आया, फिर उसमें संशोधन किया गया, लाल के जगह में केसरिया किया गया। और जो हमारी झंडा समिति थी, अंत में जो निर्णय हुआ उसको पूरे राष्ट्र ने मान्य किया। किंतु जिस प्रकार से राष्ट्र के मान्यता के बाद हमको गर्व है, हमारा तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय झंडा है। किंतु ये जिस प्रकार से ये तो ऐसा है कि ये जितना झूठ बोले वो कम है। ये बोले कि वहां आक्रमण किए, वहां घुस गए आरएसएस के कार्यालय में, जब 3 लोग झंडे लगा लिए, 3 लड़के, उसके बाद फिर झंडा पहचाना। अरे आदरणीय राजन जी, आपको स्मरण है, नवीन जिंदल के बाद से इस झंडे में शिथिलता लाई गई, इसमें संशोधन किया गया। उसके बाद से पूरे राष्ट्र में सब प्रकार से शिथिलता के बाद अभी फिर से शिथिलता लाई गई, नियमों में संशोधन किया गया। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने लाल चौक में, श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहराने के लिए गए। पांडे जी, जब मुझसे बात करें, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, मुझसे बात करें तो अधिकृत और प्रामाणिक बात करें। मैं इस मामले में घंटों बहस कर सकता हूं आपसे। अब आपकी एक एक बात का जवाब देना चालू करता हूं मैं। महाभारत के समय में श्रीमान जी, अंग्रेजों का शासन नहीं था। नहीं, अरे सुनिए ना, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप बोल रहे थे पांडे जी, आप बोल रहे थे तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। ये भारत की लोकसभा नहीं है भाई। नहीं, ये भारत की लोकसभा नहीं है जिसमें आप डिस्टर्ब करते हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद में जवाब दीजिए। मैं धैर्य पूर्वक आपकी बात सुनूंगा और जवाब दूंगा। पहली बात यह है पांडे जी कि ये महाभारत का समय नहीं था, अंग्रेजों का समय था, जिस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी। और आपका ये जो अभी डीपी लगाने की बात कही है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ करके, इसके बाद मैंने बात किया। पाठक जी, इनको चुप करवाइए तो। पहले मेरी बात सुन ले, आप जवाब दीजिएगा। आपकी बात का मैं प्रत्युत्तर दूंगा पांडे जी, और गंभीर हम लोग चिंतन करें इस मामले में, बजाय इसके कि हल्ला करने के। आप मुझको सुन ले, फिर जवाब दीजिए। जी आप भारतीय तिवारी जी अपना पॉइंट रखें। एक आदमी, चाहे गोलवरकर जी हो, कभी सावरकर जी हो, कभी श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी हो, कभी उन्होंने तिरंगे को ऐसे पकड़ करके फोटो भी खिंचाया है क्या? उनको तो इस तिरंगे से नफरत थी। जी, उन्होंने आलोचना। चलिए, मैं आपकी बात का उत्तर लूंगा आदरणीय तिवारी जी, आपकी बात का उत्तर लूंगा। आप संघ के और जो पितृपुरुष हैं तमाम, उनका जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने इस तिरंगे का विरोध किया था, आज जिसको लेकर आप डीपी लगाने की बात कहते हैं। आता हूं तिवारी जी, आपके पास में भी आऊंगा। संतोष जी, उत्तर आप दीजिएगा इस बात का। संतोष जी, बात को दोहराएं और इसमें जितने भी सवाल लगातार हम उठाते आए हैं, उन सवालों के ऊपर हम जवाब लेना चाहते हैं। आपने जितनी भी बातें की, आपने सनातन काल से शुरू किया, उन्होंने आज़ादी के दौर से शुरू किया। दर्शक दोनों पक्षों को सुन रहे हैं। उनका सीधा सा कहने का अर्थ ये कि आप जिनके बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने लेट शुरू किया, वो ये कह रहे हैं कि आपके प्राचीन काल के आप इतिहास को उठा करके देख लें, इस झंडे की एक्सेप्टेबिलिटी, इसकी स्वीकार्यता कितनी रही, आपने फहराया कब, इस पर आप उत्तर दें। पुनीत जी, मैंने 2 पार्ट में मैंने बात किया था, शायद राजन जी नहीं सुन पाए रहे होंगे। मैंने सनातन काल की बात की, और इसमें कहीं आज पूरा राष्ट्र तिरंगे को स्वीकार किया है। हमारा प्राणों से भी प्यारा है ये तिरंगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और मैं पूछना चाहूंगा कि चाहे चन्नम्मा के कित्तूर के मैदान पर, चाहे श्रीनगर के लाल चौक पर भी हो, चाहे हमारे मुरली मनोहर जी जोशी हो, हमारे लीडर हो, पूरा राष्ट्र वहां झंडा फहराने के लिए जो झंडा लेकर के गए थे वो तिरंगा ही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कहीं कोई दो मत पर नहीं। आरोप की शुरुआत आपने की, आपने मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई कि लेट कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया।
तो कांग्रेस ने बता दिया कि लेट हम नहीं बल्कि आप हैं। मैं इसका उत्तर देता हूं। हमने कहीं लेट शुरू नहीं किया। पहला झूठ तो ये बोल रहे हैं कि संघ के कार्यालय में ये झंडा फहराने के लिए 3 लड़के गए। शुरू से स्वतंत्रता के बाद से जब जब पर्व आते हैं, पर्व में झंडा फहराया गया। हमारे तिवारी जी, सांघिक संगठनों में झंडा तिरंगा ही फहराया जाता है। कहीं किसी प्रकार की पांडे जी को चुप कराओ। अब पांडे जी को चुप करा दो थोड़ा। तिवारी जी अपनी बात पांडे जी, मैं मुझको बोलने दिया जा रहा है। अब आप सुन लीजिए। मैं चुनौती देता हूं पांडे जी को, या तो वो राजनीति छोड़ दें या मैं छोड़ दूं, कि 1952 के बाद से आरएसएस के मुख्यालय में कब तिरंगा झंडा फहराया गया। इन्होंने झंडे कोड की बात की। श्रीमान जी, जिस समय कांग्रेस के नेता नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश लाया 2002 में, आदेश तो 2001 में हो गया था, उसका इंप्लीमेंटेशन 2002 में हुआ। उसके पहले झंडे का नियम यह था कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को आम नागरिक भी झंडे की आचार संहिता का पालन करते हुए अपने घरों के सामने खुला परिसर होना चाहिए, वहां झंडा फहरा सकता है। आरएसएस ने 1952 के बाद में कभी भी झंडा नहीं फहराया, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान दिया है कि अपने डीपी में तिरंगा लगाइए। मुझको ये बताइए, आरएसएस के लोगों ने क्यों नहीं लगाया डीपी में तिरंगा? वो शेर है ना, वो राह सुझाते हैं हमें हजरते रहबर, जिस पाह पे उन्हें चलते नहीं देखा। उत्तर देंगे संतोष जी इस बात खुद के। तो लगाया नहीं डीपी में। और पूरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आदत है सोफा छोड़ने की। घंटी बजाओ, दिया जलाओ, अब तिरंगा घर घर तिरंगा लगाओ। अरे हमने तिरंगे के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया है, आहुति दिया है। संतोष जी उत्तर देंगे उनके प्रश्नों के। जवाहरलाल नेहरू 10 साल तक जेल में थे। ठीक है तिवारी जी, अब उनसे उत्तर भी ले लें वरना समय निकल जाएगा। आपने जो प्रश्न उठाया उनका उत्तर भी ले लें। हम लोगों ने दिया है, आप क्या समझेंगे तिरंगे के महत्व को? पांडे जी उत्तर दे दें सीधा, वक्त निकल जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर राष्ट्र को इतना विश्वास है कि जब वो दिया की जलाने की बात करते हैं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत, तो पूरा राष्ट्र दीपक जलाता है। ताली थाली बजाने की बात करते हैं तो पूरा राष्ट्र बजाता है। जब वो सफाई स्वच्छता अभियान के लिए हाथ में झाड़ू लेते हैं तो पूरा हिंदुस्तान झाड़ू लेकर के सफाई। आदरणीय झंडे को लेकर उन्होंने चुनौती दी है मुख्यालय पर, क्या आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? राष्ट्रभक्ति का ज्वार जो पैदा हुआ है ये केवल नरेंद्र मोदी जी के कारण पैदा हुआ है। ये कांग्रेस नहीं कर सके। चुप कराने की बात करते हैं तो झूठी बात करते हैं। ये राजेंद्र प्रसाद तिवारी जैसे लोगों ने अभी तक अपने डीपी इस प्रकार की अफवाह पैदा कर रहे हैं। ये धमतरी में तैयार कर रहे हैं। यदि हिम्मत है तो हेमंत चलिए, यही आज का मूल प्रश्न भी था आदरणीय राजेंद्र जी और आदरणीय संतोष जी, कि जब आप दोनों सहमत हैं कि अब राष्ट्र आजाद हो चुका है और अमृत महोत्सव में हर किसी को अधिकार भी है और कर्तव्य भी है अपने प्राणपण से आप तिरंगे का सम्मान करें, आप दोनों इसके सम्मान में अभियान और यात्रा पर हैं, तब ऐसे में आरोपों की ये बौछार क्यों? क्या इससे जनता कनेक्ट कर पाएगी? दोनों पक्षों को जनता ने बहुत बेहतरी से सुना है और समझा भी होगा। बहुत धन्यवाद मैं आप दोनों को करता हूं अपनी बात रखने के लिए, आने के लिए। नमस्कार।